हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हम कर रहे हैं हिंदी नेट जेआरएफ परीक्षा चयनित विषय आधारित प्रश्न जून 2009 से जुलाई 2018 तक के प्रश्न पत्र। दोस्तों, आज हम करेंगे जून 2014 का तृतीय प्रश्न पत्र। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। दोस्तों, आज हम करेंगे जून 2014 का तृतीय प्रश्न पत्र। तो ध्यान दें, प्रश्न पर प्रश्न करेंगे, गौर करें। दोस्तों, प्रश्न है कुवलय माला कथा। कुवलय माला कथा, इसके रचनाकार कौन है? तो उद्यतन सूरी। उद्यतन सूरी की रचना है कुवलय माला कथा। ठीक, फिर है अगला प्रश्न, लाल चंद्रिका। लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो लल्लू लाल जी। लल्लू लाल की रचना है लाल चंद्रिका। ठीक है, ध्यान रखें, दोनों नामों में लाल कॉमन वर्ड है। ठीक, अगला प्रश्न है साखी शब्दी दोहरा कही कहनी उपखान। साखी शब्दी दोहरा कही कहनी उपखान। भक्ति निरिसिपहि। भक्ति निसरिपहि अधम कवि निंदहि वेद पुराण। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ध्यान रखें, तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी की पंक्ति है साखी शब्दी दोहरा कही कहनी उपखान। भक्ति निरिसिपहि अधम कवि निंदहि वेद पुराण। ठीक, तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है बीसल देव रासो। इसके रचनाकार कौन है? तो नरपति नाले। नरपति नाले की रचना है बीसल देव रासो और इसमें 12 मासा वर्णन सबसे पहले मिलता है। ठीक है, आदिकालीन रचना है, रासो काव्य की रचना है। ठीक, ध्यान दें, अगला प्रश्न अध्ययमान। कहीं कहीं अब्दुल रहमान भी नाम मिलता है, तो दोनों नाम याद रखेंगे। गौर करें, अध्ययमान की रचना कौन सी है? तो इनकी रचना है संदेश रासक। संदेश रासक किसकी? अध्ययमान कहो या अब्दुल रहमान। ठीक है, संदेश रासक इनकी रचना है। अगला प्रश्न है काव्य अलंकार संग्रह। काव्य अलंकार संग्रह के रचनाकार कौन है? तो उद्भट। उद्भट की रचना है काव्य अलंकार संग्रह। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, एवं क्रम हेतुम अभिधाय रस विषयम लक्षण सूत्र महा। क्या है? एवं क्रम हेतुम अभिधाय रस विषयम लक्षण सूत्र महा। रस संबंधी यह सूत्र किसका है? तो ध्यान रखेंगे, भरत मुनि का। आचार्य भरत मुनि का सूत्र है एवं क्रम हेतुम अभिधाय रस विषयम लक्षण सूत्र महा। ठीक, अगला प्रश्न उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? तो ध्यान रहे, यह व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किससे? व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है। किसका है? दामोदर कवि का। ठीक, अगला प्रश्न है, पंक्ति है, ध्यान दें, मस्तीन सुखा डाही भी आसीम औरम था ही भी धीधी धुन धुना निरिप जाही भी फीफी फिना सत साहिबी। ये पंक्तियां किस भाषा का नमूना है? तो ध्यान रखें, पैसाची का नमूना है, पैसाची अपभ्रंश। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पैसाची अपभ्रंश का नमूना है। ठीक है, ये पंक्तियां क्या है? मस्तीन सुखा डाही भी आसिम औरम था ही भी धीधी धुना निरिप जाही भी फीफी फिना सत साहिबी। ठीक है, ध्यान रखें, पैसाची अपभ्रंश। अगला प्रश्न है रैदास, कृष्णदास, परमानंद दास, नंददास, इनमें से अष्टछाप के कवि कौन से नहीं है? तो नहीं है वाला प्रश्न है, ध्यान देंगे, रैदास। रैदास अष्टछाप के कवि नहीं है, ये निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है, और रामानंद के शिष्य हैं रैदास। ध्यान रखेंगे दोस्तों, जबकि कृष्णदास, परमानंद दास और नंददास ये सभी अष्टछाप के कवि हैं, सगुण काव्य धारा के हैं।
और कृष्ण भक्ति धारा के हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे दोस्तों। रैदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता है, ये बात भी याद रखें। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे, राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य कौन है? तो गोस्वामी हित हरिवंश, गोस्वामी हित हरिवंश राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, मधुमालती, अखरावट, आखिरी कलाम एवं पद्मावत, इनमें से मलिक मोहम्मद जायसी की रचना कौन सी नहीं है? तो ध्यान रखें, मधुमालती, मधुमालती जायसी की रचना नहीं है। तो किसकी है? मंझन की रचना है मधुमालती। इसके अलावा अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत, ये सभी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रस मंजरी के रचनाकार कौन है? तो नंददास, नंददास की रचना है रस मंजरी। किसकी? नंददास की रचना है रस मंजरी। और किस पर आधारित है? नायिका भेद पर आधारित रचना है रस मंजरी। अगला प्रश्न है, कृपाराम, कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? तो ध्यान रहे, हित तरंगिणी, हित तरंगिणी कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है। सबसे पुरानी शब्दों पर ध्यान दें। ठीक है, नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक हित तरंगिणी, जिसके रचनाकार कृपाराम हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, कवि कुल कल्पत्रु, कवि कुल कल्पत्रु इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो ध्यान रहे, चिंतामणि, चिंतामणि की रचना है कवि कुल कल्पत्रु। किसकी? चिंतामणि की रचना है कवि कुल कल्पत्रु। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, सेनापति, द्विजदेव, आलम, ठाकुर, इनमें से रीति मुक्त श्रृंगारी कवि कौन से नहीं हैं? तो ध्यान रखें, सेनापति, सेनापति रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है। ठीक, इसके अलावा इनके अलावा द्विजदेव, आलम और ठाकुर, द्विजदेव, आलम और ठाकुर ये सभी रीति मुक्त श्रृंगारी कवि हैं, जबकि सेनापति नहीं है। ठीक है, ध्यान रखें, सेनापति किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध कवि हैं, रीतिकालीन कवि हैं। ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, अनुराग बाग, अनुराग बाग, वैराग्य दिनेश, वैराग्य दिनेश, फिर है विश्वनाथ नवरत्न, विश्वनाथ नवरत्न एवं छत्र प्रकाश, छत्र प्रकाश, इनमें से नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना कौन सी नहीं है? तो ध्यान रहे, छत्र प्रकाश, छत्र प्रकाश नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना नहीं है। ठीक, छत्र प्रकाश के अलावा अनुराग बाग, वैराग्य दिनेश, विश्वनाथ नवरत्न ये सभी रचनाएं नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना हैं। ठीक है, और दीनदयाल गिरी कैसे कवि थे? ध्यान रखें, नीति कवि थे। ठीक, अगला प्रश्न है, सरहपा, हेमचंद्र, सबरपा और स्वयंभू, सरहपा, हेमचंद्र, सबरपा एवं स्वयंभू, इनमें से 8वीं शताब्दी के कवि कौन से नहीं हैं? तो ध्यान रखें, हेमचंद्र, हेमचंद्र 12वीं सदी के कवि हैं, हेमचंद्र 12वीं शताब्दी के कवि हैं, जबकि सरहपा, सबरपा, स्वयंभू ये तीनों 8वीं शताब्दी के कवि हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और हेमचंद्र कब के हैं? 12वीं शताब्दी के। ठीक, अगला प्रश्न है, सखी संप्रदाय, सखी संप्रदाय को अन्य किस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है? ठीक, तो ध्यान रखें, हरिदास संप्रदाय, हरिदास संप्रदाय को सखी संप्रदाय भी कहा जाता है, या सखी संप्रदाय को हरिदास संप्रदाय भी कहा जाता है। किसी भी तरह से पढ़ ले, बात एक ही है। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। ठीक, अगला प्रश्न है, ध्यान दें, प्रयोगवाद, प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले क्या बात हो रही है? शब्द की बात हो रही है दोस्तों, ध्यान देना जरा।
प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो ध्यान रहे, नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने प्रयोगवाद का शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। फिर है दोस्तों, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रहे 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जॉन गिलक्राइस्ट ने। ठीक है, और लल्लू लाल और सदल मिश्र जी उस समय यहाँ पर अध्यापन कार्य कर रहे थे। ठीक, ध्यान दें। अगला प्रश्न है, देहरी भई विदेश। देहरी यानी ये जो चौखट होती है ना, हमारा दरवाजा लगा होता है, उसको देहरी बोलते हैं। ठीक है, तो देहरी भई विदेश किस विधा की रचना है? तो ध्यान रखें, आत्मकथा है। क्या है? यह एक आत्मकथा है। किसकी है? राजेंद्र यादव की आत्मकथा है। किसकी? राजेंद्र यादव जी की आत्मकथा है देहरी भई विदेश। ठीक, अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दे दोस्तों। केल्टिक, इतालिक, जर्मनिक और सियोयन, कौन कौन सी? केल्टिक, इटालिक, जर्मनिक तथा सियोयन, इनमें से भारोपीय परिवार की भाषा कौन सी नहीं है? तो ध्यान रखें, सियोयन। सियोयन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। इसके अलावा केल्टिक, इटालिक यानी इटैलिक और जर्मनिक, ये सभी भारोपीय परिवार की भाषा हैं, जबकि सियोयन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न है, मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे, मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर किसके द्वारा लिखी गई है ये रचना? तो ज्योतिश्वर ठाकुर, ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा रचित है वर्ण रत्नाकर, और यह मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। कैसा? उपलब्ध ग्रंथ है। ठीक, अगला प्रश्न है, उत्तरायण, कौन सा? उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो ध्यान रखेंगे, रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा द्वारा रचित है उत्तरायण महाकाव्य। ठीक है, अगला प्रश्न है, उड़िया, मराठी, बिहारी, बंगला। उड़िया, मराठी, बिहारी, बंगला, इनमें से आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा कौन सी नहीं है? ठीक, तो ध्यान रखें, मराठी आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। इसके अलावा उड़िया, बिहारी, बंगला, ये तीनों की तीनों आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा हैं। ठीक है, पूर्वी, ठीक है, यानी कि ये आसाम साइड का जो प्रदेश है उधर की बात हो रही है। ठीक है, बिहार, ये जगह से ही, नाम से ही पता चल रहा है। उड़िया उड़ीसा, ठीक है, बिहारी बिहार की तरफ, बंगला यानी बंगाल की तरफ। ये सारा क्षेत्र कहाँ पड़ता है? अगर मैप देखें तो पड़ता है पूर्वी क्षेत्र में, इसीलिए कहा जा रहा है पूर्वी समुदाय की। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, और पूर्वी समुदाय की जो भाषाएं बोलियां हैं किसमें आएंगी? अर्धमागधी अपभ्रंश में। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों, जबकि ये बिहारी किसमें आ जाएगी? मागधी अपभ्रंश में। ठीक, अगर भाषा से संबंधित आपको वीडियो देखना है तो मेरी घटना चक्र की प्लेलिस्ट देख लें दोस्तों। ठीक है, 120 से ऊपर या इसके आसपास आपको वीडियोस मिल जाएंगे और बहुत ही डिटेल में वीडियोस कराए गए हैं, तो कभी समय मिले आप उन वीडियोस को जरूर देख लें। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको सीक्वेंस में चीजें चाहिए, तो अगर प्रश्न की फॉर्म में चाहिए तो मेरी घटना चक्र की वीडियोस देख लें। अगर आपको केवल क्रम में चीजें चाहिए, ठीक है, पुस्तक एवं रचनाकार एवं काल, ठीक है, तो वो आपको कहाँ मिलेगा? रामबाण संकलन के अंतर्गत मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी वन लाइनर क्वेश्चंस की भी वीडियोस हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। ठीक, रीति काल तक आपको वन लाइनर क्वेश्चंस के वीडियो मिल जाएंगे। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है। किसके?
हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह कथन किसका है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन का। जॉर्ज ग्रियर्सन का कथन है हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है। ठीक, अगला प्रश्न है बांगरू, कन्नौजी, बुंदेली तथा भगेली, इनमें से पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो ध्यान रखेंगे भगेली। भगेली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत न आने वाली बोली है। ध्यान रखें, यह किस में आती है? भगेली आती है पूर्वी हिंदी में। किसमें? पूर्वी हिंदी में, जिसे हम अर्धमागधी अपभ्रंश के नाम से भी जानते हैं। इनके अलावा बांगरू, कन्नौजी और बुंदेली, बांगरू, कन्नौजी और बुंदेली, ये किस में आती हैं? पश्चिमी हिंदी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा खड़ी बोली, जिसे कौरवी कहते हैं, वो भी पश्चिमी हिंदी में ही आती है। ठीक है, ये 4 हो गई, एक और है, ये टोटल 5 आती हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। 5वीं है ब्रज भाषा या ब्रज बोली। ठीक, तो ये 5 की 5 आप याद रखें। देखते हैं अगला प्रश्न। रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान तथा विजयदेव नारायण शाही, इनमें से मार्क्सवादी आलोचक कौन से नहीं है? दोस्तों बार बार प्रश्न रिपीट हो रहा है ये। ठीक, तो आप मार्क्सवादी आलोचक अच्छे से समझ लें। ध्यान देना जरा। रामविलास शर्मा, नामवर सिंह और शिवदान सिंह चौहान तथा विजयदेव नारायण शाही, इनमें से मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। कौन? विजयदेव नारायण शाही। विजयदेव नारायण शाही मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। इनके अलावा रामविलास शर्मा, नामवर सिंह जी और शिवदान सिंह चौहान जी, ये सभी कौन है? मार्क्सवादी आलोचक हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है काव्यादर्श। काव्यादर्श ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो ध्यान रखें, आचार्य दंडी। आचार्य दंडी काव्यादर्श ग्रंथ के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, आचार्य कुंतक काव्य शास्त्र में प्रवर्तक माने जाते हैं। तो किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं काव्य शास्त्र में आचार्य कुंतक? तो ध्यान रखें, वक्रोक्ति संप्रदाय के। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं आचार्य कुंतक। ठीक, अगला प्रश्न, हिंदी में लोक जागरण। हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा किसने दी है? तो ध्यान रखें, रामविलास शर्मा ने। रामविलास शर्मा ने हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा दी है। ठीक, अगला प्रश्न है, पंक्तियां हैं जरा ध्यान दें। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधी ब्रज गावनी में पावन जब लगई। क्या है? भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधी ब्रज गावनी में पावन जबई लगी। तो ये पंक्ति कहाँ से ली गई हैं? तो ध्यान रखें, उद्धव शतक से। उद्धव शतक से ली गई पंक्तियां हैं और जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित है उद्धव शतक। ठीक है, उद्धव शतक किसकी रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है और रचनाकार, इनका समय है 17वीं शताब्दी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इनकी पंक्ति भी है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की पंक्ति है। ये बात भी याद रखें। ठीक है, तो पंक्ति क्या थी एक बार फिर से सुने। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधी ब्रज गावनी में पावन जब जवई लगी। तो ये पंक्तियां उद्धव शतक की हैं और ये रचना किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की। अगला प्रश्न है, जरा गौर करें, जादुई यथार्थवाद। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, जरा ध्यान दें। जादुई यथार्थवाद यानी अंग्रेजी में कहें तो मैजिक रियलिज्म। मैजिक रियलिज्म, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो मैजिक रियलिज्म, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया किसने? फ्रेंच रोह ने। फ्रेंच रोह ने। ठीक है, याद रखेंगे, फ्रेंच रोह ने सबसे पहले जादुई यथार्थवाद यानी मैजिक रियलिज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। ठीक है, अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें, बौद्ध गान ओ दोहा। बौद्ध गान ओ
दोहा, इसका संपादन किसने किया? तो ध्यान रखें, हरप्रसाद शास्त्री जी ने। हरप्रसाद शास्त्री जी ने बौद्धगान ओ दोहा का संपादन किया। ठीक है, हरप्रसाद शास्त्री जी ने। फिर है दोहा या दूहा। दोहा या दूहा लोकप्रिय छंद किसका रहा है, या किसका लोकप्रिय छंद रहा है, दोहा या दूहा? तो ध्यान रखें, अपभ्रंश भाषा का। अपभ्रंश भाषा का सबसे लोकप्रिय छंद रहा है दोहा या दूहा। ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न, शंकर शेष द्वारा रचित नाटक नहीं है तो कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल शंकर शेष द्वारा रचित नाटक नहीं है, तो फिर किसके द्वारा रचित है? तो ध्यान दें, स्वदेश दीपक जी। स्वदेश दीपक जी का नाटक है कोर्ट मार्शल, जिसके पात्र हैं रामचंद्र। ठीक, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, राजेंद्र यादव, गंगा प्रसाद विमल, कमलेश्वर जी तथा मोहन राकेश, इनमें से नई कहानी आंदोलन को चलाने वाले लेखक नहीं है। कौन से लेखक नहीं है? तो ध्यान दें, गंगा प्रसाद विमल जी। गंगा प्रसाद विमल जी ध्यान दें, गंगा प्रसाद विमल जी नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक नहीं है। इनके अलावा राजेंद्र यादव, गंगा प्रसाद विमल, कमलेश्वर जी, एक बार फिर से सुने, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर जी और मोहन राकेश, ये सभी नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक हैं, जबकि गंगा प्रसाद विमल नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न है, प्रभा खेतान। प्रभा खेतान की आत्मकथा कौन सी है? तो ध्यान रखें, अन्य से अनन्या। अन्य से अनन्या प्रभा खेतान जी की आत्मकथा है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे, पहला गिरमिटिया। क्या है? पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक कौन है? तो ध्यान रहे, गिरिराज किशोर। गिरिराज किशोर जी का उपन्यास है पहला गिरमिटिया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृतियों का सही अनुक्रम है, ध्यान दे जरा। सबसे पहले इतिहास तिमिर नाशक। इतिहास तिमिर नाशक कब आया? ध्यान रखें, ये कृति आई 1823 से 1896 ईस्वी। 1823 से 1896 ईस्वी में इतिहास तिमिर नाशक। फिर है दोस्तों सच्ची सम आलोचना। सच्ची सम आलोचना ये कब आई? 1886 ईस्वी में। 1886 ईस्वी में। फिर कौन सी आई रचना? साकेत एक अध्ययन। साकेत एक अध्ययन कब आई? 1960 ईस्वी में। 1960 ईस्वी में साकेत एक अध्ययन। फिर आई सीढ़ियों पर धूप। सीढ़ियों पर धूप ये कब आई? 1960 ईस्वी में। रघुवीर साहनी जी की है सीढ़ियों पर धूप, ठीक है, 1960 ईस्वी में। तो एक बार फिर से सुने, इतिहास तिमिर नाशक 1823 से 1896 ईस्वी। फिर है सच्ची सम आलोचना। सच्ची सम आलोचना 1886 ईस्वी। फिर है साकेत एक अध्ययन 1960 ईस्वी। फिर है सीढ़ियों पर धूप 1960 ईस्वी। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों सभी आलोचनाओं को, ये सभी प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम में लगी हुई कृतियां हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान देना जरा, भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो ध्यान देंगे भगवती चरण वर्मा जी के उपन्यासों पर। सबसे पहले चित्रलेखा। चित्रलेखा उपन्यास जिसका समय है 1934 ईस्वी। 1934 ईस्वी। फिर है टेढ़े मेढ़े रास्ते। टेढ़े मेढ़े रास्ते कब आया? 1948 ईस्वी में। 1948 ईस्वी में। फिर है भूले बिसरे चित्र। भूले बिसरे चित्र ये कब आया उपन्यास? तो ध्यान रहे 1959 ईस्वी में। 1959 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है भूले बिसरे चित्र।
फिर आया इनका उपन्यास, किसका? भगवती चरण वर्मा जी का, सामर्थ्य और सीमा। सामर्थ्य और सीमा कब आया? 1962 ईस्वी में। 1962 ईस्वी में। तो ध्यान रखें दोस्तों, एक बार फिर से सुनेंगे। चित्रलेखा 1934 ईस्वी, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1948 ईस्वी, भूले बिसरे चित्र 1959 ईस्वी, सामर्थ्य और सीमा 1962 ईस्वी। तो ये सभी भगवती चरण वर्मा के उपन्यास हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम में हैं। अगला प्रश्न है रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय की कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो जरा ध्यान दें रघुवीर सहाय की कृतियों पर, गौर करना जरा। आत्महत्या के विरुद्ध, आत्महत्या के विरुद्ध कब आया? 1967 ईस्वी में। आत्महत्या के विरुद्ध 1967 ईस्वी। फिर है हंसो हंसो जल्दी हंसो, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975 ईस्वी में। फिर है लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए हैं, ये कब आया? 1982 ईस्वी में। लोग भूल गए हैं 1982 ईस्वी। फिर है दोस्तों कुछ पते कुछ चिट्ठियां, कुछ पते कुछ चिट्ठियां, ये कब आया? 1989 ईस्वी में। 1989 ईस्वी में। तो जरा ध्यान दें एक बार फिर से। सबसे पहले आत्महत्या के विरुद्ध 1967 ईस्वी। फिर है हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975 ईस्वी। फिर है लोग भूल गए हैं 1982 ईस्वी। फिर है कुछ पते कुछ चिट्ठियां 1989 ईस्वी। किसकी है ये रचनाएं? तो रघुवीर सहाय जी की रचनाएं हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम में हैं। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे दोस्तों। आगे के कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो जरा ध्यान दें, आगे के कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम पर, यानी कहानी संग्रहों के सही अनुक्रम को देखें। ठीक है, तो सबसे पहले विपथगा, कौन सा? विपथगा 1937 ईस्वी। फिर है परंपरा 1940 ईस्वी। ठीक है, फिर है शरणार्थी 1948 ईस्वी। फिर है अमर वल्लरी 1955 ईस्वी। जरा ध्यान दें एक बार फिर से। विपथगा 1937 ईस्वी, परंपरा 1940 ईस्वी, शरणार्थी 1948 ईस्वी, फिर है अमर वल्लरी 1955 ईस्वी। तो ये सभी आगे के कहानी संग्रह हैं और प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम में हैं। फिर है दोस्तों रामविलास शर्मा जी। रामविलास शर्मा जी की कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो जरा ध्यान दें रामविलास शर्मा की कृतियों पर। सबसे पहले प्रगति और परंपरा, कौन सा? प्रगति और परंपरा। कब आई कृति? 1948 ईस्वी में। 1948 ईस्वी में। फिर आई भाषा साहित्य और संस्कृति। भाषा साहित्य और संस्कृति, ये कब आई? 1949 ईस्वी में। 1949 ईस्वी में आई हुई कृति है भाषा साहित्य और संस्कृति। फिर है भाषा युगबोध और कविता। भाषा युगबोध और कविता, ये कब आई? 1981 ईस्वी में। 1981 ईस्वी में। ठीक, फिर आई विराम चिन्ह। विराम चिन्ह, ये कब आई? 1985 ईस्वी में। 1985 ईस्वी में आई हुई कृति है विराम चिन्ह। एक बार फिर से सुने। सबसे पहले रामविलास शर्मा जी की कृति है प्रगति और परंपरा 1948 ईस्वी। फिर है भाषा साहित्य और संस्कृति 1949 ईस्वी। फिर है भाषा युगबोध और कविता 1981 ईस्वी। फिर है विराम चिन्ह 1985 ईस्वी। याद रखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।